नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में टेढ़ी राजनीति की बात करेंगे, राजनीति के अजब गजब खेल की बात। अब ये अजब गजब ये टैगलाइन हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, जब शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। लेकिन भैया मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो अजब भी है और गजब भी। और पिछले 45 दिनों में इतना कुछ हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जितना अमूमन कम ही होते हुए दिखता है। हालांकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी हो जाती है, इतना कुछ बदल जाता है। पर उत्तर प्रदेश में क्या बदला? राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा बदलाव नहीं हुए। बहुत से लोग कहते हैं मोदी 3.0, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई। तीसरी बार मेरा यह मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर बन गए, लेकिन ये मोदी 3.0 सरकार नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। क्योंकि बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों की जरूरत पड़ी, पर तीसरी बार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये आलम क्यों आया? बदलाव ज्यादा नहीं, एक निरंतरता तो है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बदलाव भी आया है उसके पीछे एक बड़ा बदलाव जो उत्तर प्रदेश ने दिया, उसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हम कर भी रहे हैं। 62 सीटें जहां बीजेपी जीत गई थी 2019 में, वहां 33 पर ही सिमटती दिखाई दी। 29 सीटों का नुकसान। तो बीजेपी की अपने दम पर सरकार नहीं बन पाई। और उसके बाद ऐसी जोर आजमाइश, ऐसी आर पार, ऐसी खेमेबाजी, ऐसी पेशबंदी हुई है उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीनों में कि हर रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, आकलन भी बदल जाते हैं। घेराबंदी शुरू हुई पहले योगी आदित्यनाथ की, बयान बहुत सारे आए। सरसंघचालक ने अहंकार की बात की, कार्यकर्ताओं से कोई जुड़ाव नहीं था, कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर दी गई, और प्रचार और जमीनी हकीकत के अंदर तालमेल की कमी दिखाई दी। ये बातें कही गई। अब ये तो सब पर लागू होती है, पर धीरे धीरे ये आरोप चस्पा होने लगे। भाई आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास या अहंकार की बात हो रही है तो किसकी बात है? ये किसकी ओर इशारा किया जा रहा था? योगी आदित्यनाथ बोले भाई अति आत्मविश्वास था। किसको था? जो 370 पार का नारा दे रहा था, 400 पार का नारा गढ़ा जा रहा था, वो तो केंद्रीय नेतृत्व ने किया। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य मुख्य रणनीतिकार अमित शाह की देन थी। उन्होंने ये नारा गढ़ा। पर फिर कार्यकर्ताओं की बात आ गई। संगठन सर्वोपरि है, सरकार से बड़ा है। ये तो बीजेपी सदा से कहती आई है। 1980 में जब से अस्तित्व में आई है तब से यह बात कहती आई है। तो यह याद क्यों दिलाने की जरूरत पड़ी? और याद कौन दिलाता दिखा? सूत्रधार कौन था? खुद सरकार का हिस्सा। मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। 2017 से सरकार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, और वो उप मुख्यमंत्री हैं। 2022 में हार भी गए थे, तब भी उप मुख्यमंत्री वो हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, संगठन सबसे बुरा, आपका दुख और मेरा दुख एक जैसा। कार्यकर्ताओं को कह रहे, तालियां भी बजी। समीक्षा बैठक हो रही थी, 2000 लोग कार्यकर्ता भी थे, वो मौजूद थे लखनऊ में। तो इशारों में एक बात साफ होने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाहर निकलने लगे। उनकी मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो उससे पहले 48 घंटों में वो 50 से ज्यादा बीजेपी के नेताओं से मिले।
उसमें सांसद भी, पूर्व सांसद भी, विधायक भी, केंद्र में मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री शामिल थे। और कहा यह भी जाने लगा, ये तो अमित शाह के इशारे पर मोदी की जो शब्द लगातार मेरे कार्यक्रम में आते हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे की फाइल तैयार हो रही योगी आदित्यनाथ की, तो वो फाइल तैयार होती दिख रही थी और बैकफुट पर रक्षात्मक मुद्रा में भी योगी आदित्यनाथ आते दिखे। जहां बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी, फैसला रोक लिया गया। टीचरों की हाजिरी इंश्योर करने के लिए जिस प्रणाली को लागू करने का फैसला ऐलान कर दिया गया था, जिसका, उस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई। दिस वॉज वेरी अनलाइक योगी आदित्यनाथ। रोल बैक करते हुए दिखाई दिए कि दबाव में आ गए योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में 2 दिन बाद जो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है 22 जुलाई से, सावन का पहला दिन, उस पर एक फैसला, एक आदेश 2006 का पुराना कानून मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी कि गली खोमचे वाले, रेहड़ी वाले जो हैं, वो अपनी पहचान जाहिर करें। वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। उसका इस्तेमाल करते हुए, और 2006 में उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने, मुजफ्फरनगर से ये शुरुआत हुई कि भाई दुकानदारों को, ढाबे वालों को, खान पान की वस्तुएं हैं जो बेच रहे हैं, उनको लिखना पड़ेगा कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बस मतलब नाम आपको अपना लिखना पड़ेगा। अब इस पर बवाल कटने लगा। ये जिलों तक ही सीमित थे। ऐसा लगने लगा कि दबाव में कहीं इसे भी वापस ना लेना पड़ जाए योगी आदित्यनाथ को। लेकिन एक रात में खेल बदल गया। फैसला कहां 3 जिलों, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक सीमित होने वाला था, वो पूरे राज्य पर लागू हो गया। उत्तराखंड ने भी सुर में सुर मिलाया कि हां ये तो होना चाहिए। और इस बीच कुछ ऐसे बयान आने लगे जिसमें राजनीति की एक और धारा, उसे पकड़ना, उसे समझना जरूरी हो गया। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये सबका साथ सबका विश्वास, इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो हमारा साथ नहीं देगा, हम उसका विकास क्यों कराएंगे। साफ था कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा साथ देते नहीं। बाद में रफू किया, पर तीर तो निकल गया था। और ये बयान, ये नारा बुलंद किसने किया था? वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा वो कहने लगे ये तो मुसलमानों की बहुतायत हो जाएगी। असम में 1951 में वो 12% थे और अब उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आज ही का ट्वीट है कि 2041 तक तो वो बहुतायत में आ जाएंगे, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, बहुमत हो जाएगी उनकी। और कहां 3 जिलों तक सीमित होता जो आदेश दिख रहा था, या वापस भी हो सकता था, अब उसके समर्थन में उत्तराखंड ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां पर यह हो रहा है ये लागू किया जाए। और बीजेपी के अंदर खाने से आवाज उठने लगी है कि कांवड़ यात्रा तो बिहार में भी निकाली जाती है और वहां पर साझेदार है सरकार में बीजेपी, तो नीतीश कुमार पर भी दबाव बनना चाहिए कि वो भी इस फैसले को लागू करे। और ये उस सरकार में हो रहा है जहां केंद्र में अपने दम पर बीजेपी की बहुमत नहीं है। बैसाखियों की जरूरत है, और जो बैसाखी हैं, टीडीपी ने तो पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो भी खुलकर समर्थन नहीं कर सकती है योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की। पर जेडीयू ने कह दिया ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। आप चिन्हित कर रहे हैं क्या? आप नाज़ी जर्मनी में जो यहूदियों की पहचान की जाती थी वैसा काम कर रहे हैं क्या? आरएलडी जो अहम घटक है उत्तर प्रदेश में, और अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, वो कह रही है नहीं, ये अलग से पहचान करके आप बांट रहे हैं समाज को। चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐतराज दर्ज कराया है।
तो केंद्रीय नेतृत्व पर भी अब जवाबदेही आ गई है क्या? यानी कि जो लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह होती दिख रही थी, और हम ये आकलन लगा रहे थे कि फैसला कहीं ना कहीं संघ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी होगा, उनकी क्या सहमति बनती है। अब यहां पर सीधी टक्कर, और हिंदू आइकन कौन होगा, ये मतलब इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी पिछले 10 सालों में कि हिंदू हृदय सम्राट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन अब हिंदुओं के बड़े प्रतीक के रूप में क्या योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे अभी देखना होगा आगे राजनीतिक धारा किस तरफ मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो यह बड़ा ही दिलचस्प खेल हो गया है उत्तर प्रदेश में, जिसके असरात दिल्ली पर होंगे, दिल्ली की सरकार पर होंगे, और बीजेपी की आने वाली दिशा और दशा पर भी होने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। नेम प्लेट पर घमासान बढ़ा, योगी का ग्राफ गिरा या चढ़ा? और ऐसा दांव चल दिया, योगी ने गेम बदल दिया क्या? क्वेश्चन मार्क में वो क्या अपने आप में निहित है। और मेरे साथ ऐसे पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो सालों से उत्तर प्रदेश को ट्रैक करते आए हैं, तो वो किस तरह से देख रहे हैं इस अजब और गजब खेल को। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और यही परिचय है राकेश शुक्ला का भी। तीनों स्टूडियो में मौजूद हैं। शीतल प्रसाद सिंह, मुझे बताया मेरी टीम ने, नैनीताल की खूबसूरत वादियों में बैठे हैं, यहां राजनीतिक माहौल गरमा रहा है और ये ठंडी हवाओं का सुख ले रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हाल है विजय त्रिवेदी का, उत्तराखंड का मैं जिक्र कर रहा था, वहां की राजधानी देहरादून में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मनोज राजन त्रिपाठी, और मनोज राजन त्रिपाठी के बारे में एक बात बता दूं और बधाई भी दे दूं, इनकी किताब आई है कसारी मसारी, और क्या उठा पटक होती है। कसारी मसारी माफिया भूमि को लेकर है, माफियाओं के रोल, राजनीतिक माफिया भी होते हैं। एक कसारी मसारी खेला जा रहा है राजनीतिक दंगल के रूप में भी। तो नंबर 1 हो गई है अमेज़न में इनकी ये किताब, तो आपको भी वक्त लगे तो पढ़ लीजिएगा। मनोज, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कमीशन का हिसाब मैंने कर लिया है अपना पक्का, पर सवाल अब दिलचस्प और अहम ये है कि एक रात बहुत लंबी रात हो जाती है। ये नेम प्लेट ने गेम बदल दिया क्या? योगी का ग्राफ बढ़ गया या घटा है? और फंस गए हैं, बड़ा दांव खेल दिया, या चंगुल से वो चक्रव्यूह जो रचा जा रहा था उससे निकलते भी अब दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को रीलॉन्च किया है लोकसभा चुनाव के बाद। जो एक हार का पूरा ठीकरा, जो एक हार का पूरा माहौल बन रहा था, केशव प्रसाद मौर्य तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, संगठन सरकार से बड़ा होता है, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का जो पुराना झंझट चल रहा है वो आगे बढ़ता हुआ था। इस बीच 2 फैसले भी वापस लिए। एक तो जहां पे बुलडोजर चल रहा था, उन बुलडोजर को शेड्स में खड़ा कर दिया गया, और दूसरा जो टीचर्स कभी कोरोना के दौरान चुनाव की ड्यूटी में 750 टीचर्स मारे गए, उन टीचर्स के 4 दिन के प्रदर्शन पर डिजिटल उपस्थिति को, यानी अटेंडेंस को वापस ले लिया गया। लेकिन इस बार यह फैसला, जो मेरी सरकार से बात हुई, क्योंकि मैं लगातार संपर्क में इसलिए रहता हूं ताकि मुझे खबरों में रहने की आदत है। मुझे लगता है जिस दिन रिपोर्टर अंदर का मर जाएगा उस दिन अंदर का लेखक भी मर जाएगा। वहां से जो मुझे बात पता चली है, उस बात को मैं थोड़ा सा यहां बताना जरूर चाहता हूं कि उनका मसला किसी मोबीन की दुकान से या किसी मैकू के ग्राहक होने से नहीं। उनका मानना है कि इस तरीके के किसी, मान लीजिए जय माता दी कोई भोजनालय है और उसमें घुसते हैं और उसके मालिक कोई मोबीन होते हैं, और मैकू कावड़िया वहां खाना खाने जाता है और बाद में उसको पता चलता है कि अरे भाई यहां तो एक देग में बिरयानी भी बन रही है। लिहाजा
जैसे रोजे के दौरान हम सब ये ख्याल रखते हैं कि किसी किसी रोजेदार के सामने हम कुछ खाएं ना, कुछ पिए ना, क्योंकि वो तो बेचारे थूक भी नहीं गटक पाते। अगर ऐसा कुछ मालूम होता है तो पहली लड़ाई उस दुकानदार और उस ग्राहक के बीच होती। लेकिन कावड़ियों की भीड़ है, कावड़ियों का झुंड है, और अगर कोई तोड़फोड़ हो गई, किसी तरीके के और झंझट शुरू हो गया, किसी और तरीके का बवाल हो गया, उपद्रव हो आज गया, तक तो हुए तो नहीं। लॉ एंड ये बड़ा बड़ा ऐसा लगता है कि मासूम नादान उत्तर प्रदेश प्रशासन सबको समझ रहा है, और ना मनोज राजन इतने मासूम और नादान है, ना संदीप चौधरी, कि आज नहीं, तक तो ऐसे बवाल हुए नहीं। इक्का दुक्का वाकया को लेकर कि किसी ने थूक दिया, बहुत गलत किया, जिसने किया उसको तो जेल में होना चाहिए। पर इतने सालों से कांवड़ यात्रा चल रही थी, अब पहचान 2006 का कानून 2024 में वो ठंडे बस्ते से निकाला गया। ये राजनीतिक एक ब्रह्मास्त्र चल दिया क्या, या ब्रह्मास्त्र साबित हो गया? एक ट्रायल बलून था, पर अब सब जितने मोदी के समर्थन में नेता आते, मुख्यमंत्री आते दिख रहे हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति थी, या ये वार सही जगह बैठ गया? मैंने शुरुआती वहीं से की थी कि एक तरीके से अपने आप को रीलॉन्च किया। कंप्लीट बात केवल इतनी थी कि जब वो उपद्रव अगर बढ़ गया तो मसला हिंदू और मुसलमान के उपद्रव का हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात सुर्खियों में आएगी। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं किसी पुलिस वाले अफसर से, डीजीपी से या सरकार के लोगों से बात कर रहा था वो। लेकिन दो फैसले वापस होने के बाद सरकार और संगठन का झगड़ा कहां तक चला गया, लगातार चर्चा होती रही कि योगी हटेंगे, केशव मौर्य को कोई नया रोल मिलेगा, हो सकता है गृह मंत्रालय में बात बन जाए, हो सकता है केशव मौर्य चाहते हो कि वो किसी तरीके से गृह मंत्रालय हासिल कर ले, अपने आगे से डिप्टी हटाकर किसी के आगे से सीएम भी हटा दे। हाँ। ये सारा झगड़ा चल रहा था। उस बीच योगी आदित्यनाथ ने वही किया जो उनका किरदार है, जो उनका नेचर है, और एक बार फिर उन्होंने वही वही व्यवस्था की, वही चाल चली, वही सारा फैसला सुनाया कि नहीं, नाम तो लिखना पड़ेगा, प्रोपराइटर को भी लिखना पड़ेगा, ताकि आपके किसी झंझट पे हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यह मसला यूं ही नहीं है संदीप जी, इस मसले के पीछे सीधे तौर पर एक बार फिर वो हिंदू मुस्लिम, वो शमशान कब्रिस्तान, वो सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहां पर ये कोट करना भी पर पड़ेगा उसने कि अगर आप याद डिमिनिशिंग करिए, रिटर्न्स दिए। हिंदू मुसलमान ऐसा थोड़ा कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चलाया गया, इतना बड़ा नैरेटिव उसी के इर्द गिर्द बुना गया, गढ़ा गया। आरक्षण, आपके मंगलसूत्र दे देंगे, फलाना कर देंगे, सब कुछ मुसलमानों को बांट देंगे, तब 240 पर आए। तो ये दो धारी तलवार यहां पर निकली है, और इसमें दरअसल बड़ा हिंदुओं का प्रतीक कौन है, प्रधानमंत्री मोदी या योगी? ये चीज भी अब सामने आ रही है। क्या इसका भी आने वाले भविष्य में फैसला होगा क्या इस पर, या उसकी तैयारी हो बिल्कुल। रही है? अभी अभी लोकसभा के चुनाव के दौरान जब ये बात हो रही थी कि क्या भाजपा को नई व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, क्या पिछड़ी और दलित जातियों के साथ एक समीकरण बैठाना पड़ेगा जो वोट उनके हाथ से चिटक गया है, या अपने पुराने एजेंडे पर आके सबका साथ सबका विकास में से सबका विकास किनारे करके अपने आप को वही दिखाना होगा। और फिर वो जब एक भगवा वस्त्रधारी और हिंदू प्रतीक, जो जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट, और ये बात भी है कि मोदी के बाद अगला पीएम फेस कौन है, तो योगी आदित्यनाथ इसी बात का झगड़ा है। तो वो अपने आप को एडमेंट दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे सीए के आंदोलन में जगह जगह तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर लगाए गए, हाईकोर्ट ने कहा कि आप नहीं लगा सकते, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऑर्डिनेंस लाके हाईकोर्ट को भी पीछे करके दिखा दिया गया कि नहीं, फोटो तो लगाएंगे, सबको बताएंगे कि ये दंगाई है। ये योगी आदित्यनाथ का रीलॉन्च है इस फैसले के साथ, और वो रीलॉन्च एक बार फिर ठेंगा दिखाने लायक है कि हमारा प्रदेश है, हम योगी, हम अपने स्टाइल में चलेंगे, और वो योगी का स्टाइल है, और योगी ने अपने स्टाइल से अपने आप को फिर उत्तर तो प्रदेश मतलब में ग्राफ relaunch। जो लग रहा था कि भाई घेराबंदी हो रही है, अभय दुबे कह रहे थे फाइल तैयार हो रही है, आप भी इस बात से सहमति जताते पाए गए थे पिछले कुछ दिनों में, अब वो फाइल जो बन रही थी वो शायद किनारे रखने का वक्त आ गया है, खेल उससे आगे बढ़ गया। मनोज, कुछ फैसला ऊपर लेवल पर हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में अगर उपचुनाव तक इसको नहीं टाला गया
तो एक बड़ी बात होगी, वरना कुछ फैसले सामने आने वाले हैं। वो फैसला उपचुनाव पर भी मैं प्रदेश आता हूं, अध्यक्ष के वो तौर अभी एक पेंच बचा हुआ है क्या? लेकिन शीतल, अब केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार ये बात कहते घूम रहे थे, भाई संगठन सरकार से बड़ा है, वो कह रहे हैं पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये तो मीडिया खबरें चला रहा है। संगठन सरकार से हटकर अब वो पार्टी के अंदर आ गए कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। इसे कैसे देखेंगे? नहीं, इसे ऐसे ही देखेंगे कि जो भी उनको भरोसा था वो भरोसा पूरा नहीं हो रहा है। इसको साफ साफ ये देख लेंगे। और इस बीच आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, जो मूवमेंट है, ये बता रहा है कि योगी जी ने पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू कर दिया है। और इस पॉलिटिकल मूवमेंट के सामने निश्चित तौर पर जो बाकी लोग बाकी चीजें कर रहे थे, वो सब चीजें गौण हो गई हैं। इसको हम सोशल मीडिया पर जो इनकी ट्रोल आर्मी है, उसकी एक्टिविटी से देख सकते हैं। वो अपने सारे लाभ लश्कर के साथ इस समय, अब वो जो आपने बताया थूकने वाली बात, कहीं कुछ और मिलाने वाली बात, कहीं पेशाब करने वाली बात, कहीं विदेशी वीडियो है बहुत सारे। अफ्रीका का एक वीडियो है, एक अमेरिका का वीडियो है जिसमें पिज्जा में थूक रहे हैं। ये सब चीजें इस समय भारी मात्रा में प्रचार पर प्रसार में आ इसका रही है। वो तो देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलतफहमी, बहुत सारी बातें, गलत प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ अलग थलग पढ़ते दिखाई दे रहे थे, भाई 48 घंटों के भीतर, 2 दिन के अंदर 50 से ज्यादा नेता, जिसमें विधायक भी, मंत्री भी, उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री और सांसद और पूर्व सांसद, उनसे मिलकर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने जाते हैं। सब जगह ऐसे दिख रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को छोड़कर कोई योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं। पर आज पुष्कर सिंह धामी उनके फैसले को सही बता रहे हैं, नायब सिंह सैनी बता रहे हैं, मोहन यादव बता रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, योगी जी के साथ कभी उन्होंने विधायकों और मंत्रियों वगैरह की कभी परवाह नहीं की, उनके साथ लोग नहीं थे। ऐसी परिस्थिति बहुत बार रही है। लेकिन इस परिस्थिति भर के भरोसे उनको बदल दिया जाएगा, इसको रोकने के दांव उनके पास हमेशा रहे, क्योंकि वो उग्र हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जिस राजनीति को ऐसी किसी भी परिस्थिति में, जैसी परिस्थिति आज है, हमेशा कुछ नया वोट लाने में, इस्तेमाल करने में लोग सफल रहे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आधार है राइट विंग का हमारे देश में, चाहे वो माइल्ड ढंग से की जाए या हार्ड ढंग से की जाए। और हार्ड ढंग से करने पे उनको लगता है कि ज्यादा इसको रेसिप्रोकेशन मिलता है, इसीलिए ज्यादातर राज्यों में वो बुलाए जाते हैं वक्ता के तौर पर। तो ये जो उन्होंने पॉलिटिकल दांव चला है, बहुत होशियारी से चला है। और इसके सामने अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जब चीजें अनफोल्ड होंगी, कि इसमें अगर कोर्ट्स वगैरह मूव नहीं करती, जैसा अभी तक करती हुई नहीं दिख रही। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें उनको मूव करना चाहिए। ये आपने अच्छा रेफरेंस दिया था कि ये 1933 वाली उस घटना का बिल्कुल कॉपी है, जिसमें ज्यूज के घरों में जर्मनी में क्रॉस के और दूसरे निशान लगाए जाने लगे थे। बाद में उनके खिलाफ हिंसा हुई और तमाम चीजें हुई। लगभग उसी जैसी चीज है। और 2006 में जो कांग्रेस के जमाने में हुआ था, वो ये नहीं था। वो ये था कि छोटे बिजनेसेस को भी टैक्स नेट में लाना है, तो सबको अपना डिक्लेरेशन एक होता था, वो लगता है सब होटलों वोटलों में सब जगह लगता है वो। लेकिन ये तो बोर्ड लगाना है, लिखना है उस पर कि मैं रहीम हूं, कि मैं करीम हूं, कि मैं शर्मा हूं, कि अपनी मैं वर्मा मतलब हूं। यहां पर पहचान जाहिर करनी है और इसमें विश्वास नहीं, अविश्वास ज्यादा दिखता है। पर ये जो राजनीतिक खेल है, विजय, आपने इतने साल बीजेपी और आरएसएस को कवर किया है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ये हिंदुत्व का ऐसा कार्ड भी खेलते हैं, तो केंद्र में जो आज की तारीख में सरकार है, वो 2014 और 2019 से थोड़ी अलग, जुदा सरकार है। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, उसे बैसाखियों की जरूरत है। टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान, इन लोगों की जरूरत है। और इसमें टीडीपी ने तो अभी मुंह नहीं खोला, लेकिन जेडीयू कह रही है ये तो गलत है, ऐसे पहचान करेंगे, ऐसे हिंदू मुसलमान करेंगे। आरएलडी भी कह रही है, चिराग पासवान भी मुतमईन नहीं है। तो बीजेपी के अंदर का मसला होता तो चलता कि भाई कौन ये योगी आदित्यनाथ बनाम मोदी हो गई लड़ाई, क्या पीछे कहीं हाशिए पर धकेलते हुए दिख रहे हैं अमित शाह। पर ये तो खेल केंद्रीय सरकार के स्थायित्व पर भी पड़ेगा। इसका छोटा मोटा खेल नहीं हो रहा है।
या मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सवाल पूछ रहा हूं? अनम्यूट कीजिए प्लीज विजय। अभी मैं दिल्ली से शाम को देहरादून पहुंचा हूं, तो मैं थोड़ा सा न्यूज अपडेट आपको दे दूं कि शहरों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इधर देहरादून तक आते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और यहाँ सब जगह पर बोर्ड बदले जा रहे हैं, नए नाम लगाए जा रहे हैं। ये अपडेट तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग मन से लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, और ऐसा भी हुआ कि कुछ जगह जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं वहां पर पुलिस वाले उनका नाम लिख रहे हैं। ये एक अपडेट मैं आपको इस नाम वाले सिलसिले में बता देना चाहता हूँ, जो अभी मैं पहुंचा हूँ वहां पर। लेकिन मुद्दा यह है कि ये जो कदम हुआ, और अभी शीतल जी ने जिक्र किया उसका जर्मनी का, तो वो 9 नवंबर 1935 की जो रात है, द ब्रोकन ग्लास नाइट, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, है ना, वो तो अभी स्थिति नहीं बनी है, वो बहुत दूर की स्थिति है। लेकिन क्या ये एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे देख रहे हैं? और अभी हमने देखा कि 2024 के जो चुनाव हुए उसमें आपने बहुत ठीक से उसका जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला, उसकी तमाम तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उसका नतीजा नहीं है ये। अभी ये नतीजा मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक चल रही थी, जिसका मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे और हम सब लोग जानते हैं, उसमें आगे निकलने की कोशिश थी, और योगी आदित्यनाथ ने उस नहीं, वो तो हमने जिक्र किया विजय। मैं उससे एक कदम आगे जाने की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं है, अंदर की खींचतान तो हम कर रहे हैं कवर, पर इसके असरात केंद्रीय जो सरकार है उसके स्थायित्व पर कितना पड़ेगा, क्योंकि यहां बैसाखियों की जरूरत है। और 3-3 ने तो साफ कर दिया, जेडीयू, आरएलडी और एलजेपी ने, कि भाई वो सरकार के साथ, सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है इस पर। विजय, हाँ लगता है वीडियो फ्रीज हो गया है। विनोद, अगर आप जवाब दें इस बात का। नहीं, देखिए, ये पूरा मामला जो है, ये तो हम सब चर्चा कर ही रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मुहिम थी, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी लकीर खींच दी इस आदेश के जरिए। अब उस लकीर को छोटा कैसे किया जाए, तो छोटा करने के लिए मोहन यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं, पुष्कर धामी भी आगे आ गए, ताकि ये संदेश जाए कि खाली योगी आदित्यनाथ ही हिंदुत्व के आइकॉन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री जो है वो हिंदुत्व के आइकॉन नहीं, पर केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल को क्यों डक कर रहे हैं आप भी, और वो विजय से भी डक नहीं कर रहा हूं, उसी पर हाँ। डक नहीं कर रहा हूं, मैं डक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब 2020 में हो रहे थे, तो अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि आप बैलेट बटन दबाइए और करंट शाहीन बाग में हाँ, बटन इतना जोर से दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। हाँ। अब बटन तो दबा लखनऊ में और करंट आ गया दिल्ली में। हाँ। कि कहा चिराग पासवान, केसी त्यागी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल का भी शायद बयान आ गया होगा। तो मतलब जो डिस्टरबेंस है, एपिक सेंटर तो लखनऊ है और डिस्टरबेंस दिल्ली तक आ गया। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए एक तरह से विचलित, मतलब हिंदुत्व का एजेंडा किस रूप में और आगे बढ़ाएगी, वो एक राह तो दिखा दी योगी आदित्यनाथ, तो पीछे नहीं हटेंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने राह दिखा दी और एक चुनौती पेश कर दी केंद्र सरकार के सामने कि हमने ये हिंदुत्व का एजेंडा रख दिया है, अब आप या तो इस पर चलो या फिर इसका परिणाम देखो। तो ये बड़ी लकीर खींच दी है उन्होंने। और नहीं, इसमें 10 जो उपचुनाव हैं विधानसभा के, बिल्कुल, अब वो भी आ जाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पर मीरापुर बगल में चंदन चौहान, वो बिल्कुल बगल का इलाका, मुजफ्फरनगर, बिजनौर साथ में सटे हुए इलाके। मंगलौर अभी हारी है बीजेपी, खतौली और मीरापुर तो साथ लगे हुए हैं, और मंगलौर अभी हारी है, भले उत्तराखंड का हो, लेकिन है तो इलाका वही। तो वहां पर आरएलडी लड़ेगी। अब वहां जाट मुस्लिम जो 2013 के दंगे, ये तो सारे वापस हम जाते हुए दिखाई देंगे। कौन इसमें कंफर्टेबल होगा? ना बीजेपी कंफर्टेबल दिखेगी, ना आरएलडी। आरएलडी तो बिल्कुल कंफर्टेबल होती तो नहीं दिखेगी। हाँ। बीजेपी तो शायद कंफर्टेबल हो जाए क्योंकि उसको भरोसा होगा कि ध्रुवीकरण हो सकता है, पर आरएलडी का कैंडिडेट होगा। आरएलडी का कैंडिडेट होगा, और आरएलडी के लिए समस्या ये होगी कि जो आरएलडी को मुस्लिम वोट मिलता है वो उसकी क्या स्थिति होगी। एक दूसरी बात यह है कि अभी जो झगड़ा चला केंद्र दिल्ली और लखनऊ का, उसमें योगी आदित्यनाथ के सामने एक
जिम्मेदारी ये रखी गई है कि उनको 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जिता के दिखानी है, या कम से कम 8 सीटें जिता के दिखानी, ताकि वो अपनी उपयोगिता साबित कर सकें। नहीं, ये तो अब दिखानी जब होती है तो वो 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए 7 राज्यों में, 2 पर सिर्फ बीजेपी जीत पाई, बाकी सबके क्या पर्चे लिए गए? नहीं, वहां वो झगड़े नहीं है ना वहां नहीं। झगड़े, यहाँ तो खींचतान है ना। हाँ। तो वो योगी आदित्यनाथ ने दांव चल करके जो उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभाओं के, उनके लिए भी एक एजेंडा अपना तैयार कर दिया। योगी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है कि घट रहा है उनका ग्राफ? हिंदुत्व की राजनीति में अपना ग्राफ बढ़ाया है उन्होंने। और बीजेपी की राजनीति में? जाहिर है बीजेपी की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति तो बीजेपी का कोर है। नहीं, बीजेपी के भीतर की बात कर रहा हूं ना। अभी तक था कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है जी, बीएलओ ने हमारे कार्यकर्ताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। इससे ज्यादा करप्ट यहां पर कोई थाना नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, इस तरह के बयान आ रहे थे, तो वो सारे चस्पा हो रहे थे योगी आदित्यनाथ पर। अब आप देख रहे हैं फॉल इन लाइन सब योगी जी के पीछे हैं। केशव मौर्य भी इसके पक्ष में बोल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी बोल रहे हैं, मोहन यादव भी बोल रहे हैं। पर यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के भीतर क्या ग्राफ बढ़ा है या घट रहा है? मैं आपकी बात से शुरू करूंगा। आपने कहा योगी और मोदी, मेरा अपना आकलन है कि योगी जी 2014 में जो मोदी जी की भूमिका थी, उस भूमिका में 24 में आना चाह रहे। 2014 में मोदी जी मंडल और कमंडल के एक चेहरा थे, हिंदुत्ववादी चेहरा भी थे और मंडल के लिए ओबीसी के बड़े चेहरा थे इस देश में। 2019 में इन्होंने एक नैरेटिव चेंज किया और उसमें विकल्प बन के आए योगी जी, और योगी जी कमंडल के चेहरा बने और मोदी जी मंडल के चेहरा बने। अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूं, 22 में फिर वही चेहरा थे मंडल और कमंडल का, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें योगी जी को एक स्पेस दिया। स्पेस ये दिया कि इनको लगा कि अब हमको 14 में जो मोदी जी की भूमिका थी उस भूमिका में आने का अवसर मिला है, क्योंकि वहां पे ओबीसी चेहरा भी पिट गया, दलित चेहरा भी पिट गया, सभी चेहरे पिटे, नहीं पीटा तो सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा। तो आज वो जो कावड़ की हम बात कर रहे हैं, सुनिए, कावड़ कौन लेकर निकलता है? ओबीसी भी निकलता है, दलित भी निकलता है। कावड़ यात्रा में निकलने वाला कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं होता, ये सब होते हैं। और उन्होंने कावड़ के बहाना एक हिंदुत्व का ऐसा कार्ड खेला है कि अब हम ब्राह्मण भी नाराज है, राजपूत भी नाराज है, नहीं हमसे हिंदू नाराज नहीं है, हमसे सिर्फ मुस्लिम नाराज है। उन्होंने एक नया नैरेटिव तय किया है कि उत्तर प्रदेश में, एक मिनट में इसमें अब दूसरा पक्ष भी रख दूं, जो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर, सबसे ज्यादा सांसद लेकर उभरी, वो पीडीए का फॉर्मूला था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन वो पिछड़ा तो चला गया, वो मंडल जो आप कह रहे हैं कि मंडल की स्पेस खुल गई योगी आदित्यनाथ के लिए, वो तो ले उड़े अखिलेश यादव। यही तो वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। मैं वही तो कह रहा हूं कि कावड़ यात्रा में चलने वाला वर्ग, वो केशव प्रसाद मौर्य को तो अपने साथ ले नहीं पा रहे, तो पिछड़े तो, या मंडल। भाई केशव मौर्य, अनुप्रिया आंदोलन के तो वो हैं चेहरे, संजय निषाद, ये सब लोग कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में पिटे ना, अपने अपने समाज का वोट नहीं ले पाए। तो अब वो एक बुके बना रहे हैं हिंदुत्व यानी मंडल और कमंडल का, कि कमंडल जो है वो मंडल को साथ में ले चलेगा, और यानी कि हिंदुत्व। तो एक जो पहले अम्ब्रेला तैयार किया गया था सभी जातियों को एक छाता के नीचे लाने का, वही अम्ब्रेला अब वो खुद योगी जी खोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और इस लड़ाई में हम पहले ये आकलन कर रहे थे राकेश भाई कि भाई घेराबंदी जो अवैध दुबे कह भी रहे थे, फाइल तैयार हो रही है कि वो अमित शाह फाइल तैयार करवा रहे हैं, ये कि भाई मोदी के बाद कौन? अमित शाह होने चाहिए। अमित शाह कहां खुद को पाते हैं अब इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में? योगी जी ने खुद को मोदी के बराबर खड़ा कर दिया है। तो अब आप बताइए कि जहां हम एक नैरेटिव देख के चल रहे थे कि अमित शाह बनाम योगी, तो अब आप देखिए कि योगी जी ने एक कार्ड खेल के अपने को एक पायदान ऊपर ले गए हैं। यानी फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि मंडल और कमंडल मैं हूं, तो रणनीतिकार तो पीछे चले गए ना, क्योंकि 2024 के चुनाव में तो रणनीति भी फेल हुई है ना। मंडल मैं हूं ये कह रहे हैं अगर योगी, नहीं मंडल मैं नहीं हूं, मैं कमंडल में मंडल को ला रहा हूं, यानी हिंदुत्व। हाँ मंडल को ला रहे हैं ना, पर सबसे बड़े आरोप उन पर क्या लग रहे हैं कार्यकर्ताओं की अनदेखी के साथ साथ कि यहां पर तो सरकार कुछ समुदाय की बात ही सुनती है, बाकी की अनदेखी कर रही है और ठाकुरवाद फैला दिया यहां पर योगी आदित्यनाथ ने। यह भी एक आरोप लगा है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानस क्या है?
हिंदुत्ववादी। और यदि योगी हिंदुत्ववादी कार्ड लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कार्यकर्ता और मतदाता जो मानस है उसका हिंदुत्व का, वो कैसे मोदी के इस खिलाफ खेल को जाएगा? आप कैसे देख रहे हैं? पहले उत्तर प्रदेश के लिहाज से, फिर केंद्रीय राजनीति पर क्या इसके असर दिखेंगे इस अजब गजब खेल के? अब देखिए, मेरी समझ ये है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक प्रक्रियाएं हैं, योगी जी का उसके अंदर आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा, ना वो उसकी देन भी नहीं है उसकी। आज भी उत्तर प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो योगी जी के खिलाफ खेमे के ही हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सारे के सारे योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं। मीडिया में खुद उन्होंने कहा है कि आपने ये काम नहीं किया। मेरा मानना यह है कि योगी जी ये सब जो कुछ कर पा रहे हैं, इसमें एक ऐसा फैक्टर है जिसकी तरफ अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनकी पीठ पे हाथ है। अगर ये मोदी जी के, जैसे कि हम लोगों का विश्लेषण चल रहा है इतनी देर से, पहले भी हम लोग इस तरह के विश्लेषण करते रहे हैं कि अगर मोदी जी के मुकाबले वो ले आए हैं अपने आप को, तो ये बिना संघ की सहमति, संघ के प्रोत्साहन और के बिना ये संभव ही नहीं है। रांची में सरसंघ चालक ने 4 जून के नतीजों के बाद सबसे अहम जो बयान दिया था उसमें अहंकार का जिक्र किया था। अब 2 दिन पहले वो झारखंड में होते हैं और वो कहते हैं कि एक इंसान की फितरत होती है कि वो इंसान से देवता भगवान बनने की कोशिश करता है। ये किस ओर इशारा था? जी वो आप कांग्रेस तो ये कह रहा है प्रधानमंत्री आप मोदी जिधर इशारा कर रहे हैं उधर ही इशारा था। अभी विजय भाई ने रांची की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में आपके ही मंच पर रिपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो तस्वीर उस मीटिंग में पेश की गई, भाजपा के इलाकों में क्या हाल है, वो तस्वीर काफी खराब है जो संघ की उस कॉन्फ्रेंस में रखी गई। तो ऐसी स्थिति में अब संघ वाले योगी जी पर तो वो आरोप नहीं लगा सकते कि आपने भाजपा की हालत कर दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बागडोर तो योगी के हाथ में नहीं है। वो तो बागडोर या तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है या अमित शाह के हाथ में है। तो पूरी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई एलआई है, कोई प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इसका गठबंधन है, तो उस आदमी का नाम है योगी आदित्यनाथ। और उसी के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे संघ की मौन या मुखर सहमति भी है। अगर ये विश्लेषण हमारा सही है कि वो अपने आप को मोदी के बराबर तो उत्तर प्रदेश केंद्रित हमारा विश्लेषण हो गया। राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? और जो ये बैसाखियों की जरूरत है, जो हकीकत है इस सरकार की, जेडीयू, चिराग पासवान और खास 2 ही चाहे सांसद हो आरएलडी के, जयंत चौधरी का एतराज दर्ज कराना क्या मतलब है? देखिए, मैं आपकी बेचैनियां समझ गया। अभी थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुझाव दिया है कि साइन बोर्डों पर नाम लिखवाने की बजाय जो ग्रीन और रेड की जो कलर कोडिंग है, जो ग्रीन का मतलब है शाकाहारी और रेड का मतलब है मांसाहारी, इस कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाए। जैसे खाने के जो इस बाजार में एक प्रचलित तो स्थापित कलर कोडिंग है। हम लोग कोई मैकडोनल्ड की चीज खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो उसके डिब्बे पे वो कलर कोडिंग आती है। अभी तक सरकार ने उन्हें इसका कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरी बेचैन होने का आपकी बेचैनी नहीं ला रहा हूं मैं। नहीं, मेरा सवाल अभी भी जस का तस खड़ा हुआ है। क्या ये जो हम सोच रहे थे कि बजट में 23 तारीख को क्या होता है, किसे विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, किसको कितना फंड एलोकेशन होगी, पर ये दरअसल ये नेम प्लेट का मुद्दा, ये सबसे बड़ा टेस्ट सरकार के सामने 1.5 महीने बाद खड़ा हो गया है क्या? नहीं, ये तो अभी ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, बजट सेशन। आप उसमें देखिएगा ये विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष में घटक कैसे खड़े होंगे ये आईना दिखाएगा। अब है जी नहीं, मेरा कहना है कि जो घटक दल हैं उनकी बेचैनियां शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के ऊपर वो बेचैनियां इतनी बढ़ेंगी कि उससे जो गठजोड़ सरकार है वो गड़बड़ा जाए, लेकिन उन बेचैनियों की ये शुरुआत है। अब बजट में भी वो देखेंगे कि भाई जो मांगें की गई थी, जो जनता दल यूनाइटेड ने मांग की थी या तेलुगु देशम ने मांग की थी, उसको किस हद तक पूरा किया गया है, रुपया कहां से लाया गया है, बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है, क्या किया गया है। इन सब सवालों को लेकर धीरे धीरे घटक दल अपनी पेशबंदी करेंगे। ध्यान रखिए कि इस सरकार में भाजपा के पास 240 सांसद हैं और घटक दल काफी उस लिहाज से देखा संख्या की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। वो इस सरकार को उस तरीके से दबाव में नहीं ले सकते। वो 32 का आंकड़ा चाहिए ना, 272 वो चाहिए अपने पास रखने के लिए। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए वो व्यवहार इस तरह करेंगे जैसे कि उनके पास जो संख्या है उससे कहीं ज्यादा ताकत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि केवल इस मसले पर गठजोड़ सरकार का समीकरण नहीं गड़बड़ाएगा।
क्योंकि ये मसला दरअसल उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और जैसे ही कांवड़िया वाला मामला, ये कांवड़िया वाला प्रकरण खत्म हुआ, वैसे ही मसला दब भी जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो केंद्र, जो आला कमान से योगी आदित्यनाथ की तकरार चल रही थी, जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष क्या रूप लेता है। तो फिलहाल योगी जी ने अपने दांव से एनडीए के फॉर्मेशन को असहज किया है। असहज है ना। बिल्कुल। विजय, आप किस तरह से देखते हैं आने वाले जो कुछ दिन हैं, और 22 यानी कि परसों से बजट सत्र भी शुरू होगा, परसों से कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, तो राजनीति किस ओर जाती आप देखते हैं? और ये गठबंधन की सरकार है केंद्र में। संदीप जी, अभय जी ने बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से उसको नरेट किया है बात को। हमने कुछ ज्यादा बना दिया कि गठबंधन की सरकार है। आपने पार्टी से पूछा है क्या कि वो गठबंधन की सरकार मानते हैं? आपने पिछले 1 महीने में आपको लगा कि ये गठबंधन की सरकार है? क्या कोई सीएमपी तैयार हुआ है? क्या कोई जेडीयू या टीडीपी या चिराग पासवान और जो भी लोग हैं उनसे कोई बात हुई है सरकार की कामकाज पर? बैसाखी का जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका ट्विस्ट देख लीजिए। बैसाखी जेडीयू को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की। चिराग पासवान को तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो अलग इशू है। केवल टीडीपी है और टीडीपी को अलग तरीके से देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी यदि उनको सहयोगी दलों को बैसाखी की बजाय, आप जो स्टिक होती है ना, जब आप ठीक हो जाते हैं थोड़ा बहुत चलने के लिए, कभी कभी सहारे के लिए स्टिक की जरूरत होती है, तो वो स्टिक के तौर पर गठबंधन दल है। और जो बात कर रहे हैं जेडीयू ने भी की, चिराग पासवान ने की, वो एक केवल मैसेज तो देना ही पड़ेगा ना अपनी तरफ से। लेकिन इससे कोई सरकार को खतरा हो रहा है, गठबंधन मतलब सरकार कोई असहज नहीं होगी। महाराष्ट्र में भी चुनाव, एक मिनट विजय भाई, एक मिनट सुनिए ना। महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अब अजित पवार गुट से लोग वापस चाचा के पास जा रहे हैं, भतीजे का साथ छोड़कर। हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी। तो जब ये गठबंधन धर्म की बात होती है, हर कोई सत्ता की मलाई भी चखना चाहता है, पर अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा भी नहीं मंडराने देना चाहता। ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो अपने मैसेज के तौर पे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये कोई सरकार को खतरा हो जाएगा, गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। संसद में तो ये होना ही है हंगामा इस पर। बीजेपी में किसके लिए खतरे की घंटी बज रही है? अभी तक लग रहा था योगी आदित्यनाथ रक्षात्मक मुद्रा में। जी, अब बीजेपी, यही मैं कह रहा हूं कि अभी इसको थोड़ा हम बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं। हाँ। योगी जी ने अपने लिए एक सेफ साइड की रास्ता बना दिया, जिसका जिक्र किया गया कि योगी जी ने अब जो लड़ाई चल रही थी वो कमजोर हो रहे हैं, उनके खिलाफ फाइल बन रही है, उस सब फाइल यदि बन रही थी तो वो बंद कर दिया, कोई चर्चा नहीं हो रही। आज अरुण कुमार जी जो सह कार्यवाह है वो लखनऊ पहुंचने वाले थे, वो किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। हाँ। लेकिन वो पहुंच भी जाएंगे तो कोई योगी जी के लिए कोई खतरा नहीं हो रहा। नहीं, वो तो यहां तक बात हो रही थी कि भाई बैठक होगी, 5 बड़े जो चेहरे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल और भूपेंद्र चौधरी, उनके साथ बैठक होगी आरएसएस की, कि कुछ बड़ा हो सकता है। होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ योगी जी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसको आप बोल्ड अक्षरों में लिख सकते हैं कि योगी जी के लिए कोई खतरा नहीं है। कितनी भी खतरा किसके लिए है? आगे निकल गए। इतनी रस्साकशी जो हो रही है, कमजोर कौन पड़ेगा? योगी जी तो कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो कमजोर कौन पड़ेगा? मैंने कहा योगी जी कमजोर नहीं पड़ेंगे। अरे मैं फिर पूछ रहा हूं, कमजोर कौन होगा? सब कुछ विन विन थोड़ा हो सकता है। एक अगर मजबूत दिखोता दिख रहा है तो कोई तो कमजोर पड़ रहा है। विजय भाई, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि दूसरी बात जो हम जंप कर रहे हैं कि क्या अब ये योगी और अमित शाह के बीच की लड़ाई थी, उसमें योगी जीत गए, ये भी बहुत दूर की लड़ाई देख रहे हैं। अभी इसको केवल इतना देखिए कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ मजबूत स्थिति में खड़े हुए। इसको योगी वर्सेस अमित शाह एक रास्ता कशी में देख सकते हैं, लेकिन वो कोई आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, जो वरिष्ठ और तजुर्बेकार सहयोगी जब होते हैं, उनके साथ थोड़ा ऐसे उलझने में मुझे मजा भी आता है। और आप भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। देखिए, कमजोर सिर्फ और सिर्फ वही बेचारे दोनों उप मुख्यमंत्री जो लड़ाई किसी और की लड़ रहे हैं, तलवार दूसरे की दी हुई है, इन्हीं को कमजोर रहना है इस हालत में। पिछले 4 दिनों से वो फीड कर रहे थे मीडिया के एक सेक्शन को, और उस सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन था, इसलिए वो उसको गल्प कर रहा था। योगी जी प्रेम से अपना काम कर रहे थे और प्लान कर रहे थे कि हम जो उन्होंने किया वो इंतजार कर रहे थे, मौका मिलते देखिए एक ही दिन में वो सब दरी के नीचे पहुंच गए, तो पुनः उसको भाव वाली स्थिति हो गई। अब ये मामला कितना अनफोल्ड करता है
इस पर संसद में भी मतलब समझ इस में आएगा पर अब मट्टी डालकर आगे बढ़ने वाली हालत बनाती दिखेगी बीजेपी, ओवर रीड ना करें जो विजय कह रहे हैं, और उनकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, या अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी बाकी है? मनोज, छोटा सा कमेंट। जी बिल्कुल, पार्टी बाकी है। केवल एक लाइन में कहूंगा कि AK शर्मा जब थोपे गए पिछली बार कि उनको गृह मंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया योगी आदित्यनाथ। ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जितिन प्रसाद, दया शंकर, ये जितने मंत्रालय हैं ये सब ऊपर से थोपे गए हैं कि ये मंत्री बनेंगे, उनकी रजामंदी नहीं ली गई। योगी आदित्यनाथ के क्या हाथ में था? ब्यूरोक्रेट। उन्होंने वहां वो ब्यूरोक्रेट बैठा दिए। आप किसी भी आम तौर पर चले जाइए किसी भी मंत्री के पास, किसी डिप्टी CM के पास, वो सीधे तौर पर कहता है कि CM साहब से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वो नहीं, वो सारे ऑफिसर योगी को ही करते हैं। ये जितने भी डिप्टी CM आपको डिप्टी CM दिखते हैं, मंत्री दिखते हैं, कैबिनेट मंत्री दिखते हैं, ये काम कोई नहीं करवा पाते। यही तो मेरा दर्द, आपका दर्द है। संगठन सरकार से बड़ा है, जबकि वो खुद तो दर्द क्या दिल में ही रह जाएगा या इसका निवारण भी होगा? दिलचस्प खेल हो रहा है, अजब गजब खेल हो रहा है। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, अजब गजब जो राजनीति का खेल हो रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बीजेपी में भी। और किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका घट रहा है? कुंवर गुलाब खंगार हैं, झांसी वासी हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। इनका कहना है योगी को नजरअंदाज करना भाजपा को पूरे देश में भारी पड़ेगा। ये मोदी वर्सेस योगी हो गया है खेल। अबे देखिए, आला कमान के गले में तो वो लंबे अरसे से अटके हुए हैं, ना आला कमान उन्हें उगल पा रहा है ना निकल पा रहा है। यही आकलन हमेशा करता रह जाता है कि रखने से ज्यादा फायदा नुकसान है, घटाने से ज्यादा फायदा नुकसान है, और ये दुविधा अभी चलती रहेगी। विनोद, देखिए फिलहाल जो है योगी का पलड़ा भारी हो गया है अपने विरोधियों के मुकाबले, और जो लंबी लकीर खींची है योगी आदित्यनाथ ने, उसको कैसे छोटी किया जाए, ये चुनौती है उनके विरोधियों के सामने भाजपा के भीतर। राकेश, योगी जी ने, जैसे आपने कहा, योगी जी का ग्राफ बढ़ा है, और ग्राफ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि नेम प्लेट वाले फैसले पर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों का निर्णय लेना ये साफ करता है कि बुलडोजर के बाद नेम प्लेट वाले मामले में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और उन्होंने एक काम और कर दिया है कि उत्तर प्रदेश संभालने की प्राथमिकता हमारी है तो हम अपने तरीके से संभालेंगे, और गठबंधन संभालने की तरीका आप अपने तरीके से तलाश लीजिए। तो बुलडोजर ये शब्द बड़ा चलन में आया था, अब नेम प्लेट चलन में आएगा क्या? बुलडोजर बाबा भी बने थे योगी, अब नेम प्लेट बाबा भी बनेंगे क्या? और नेम प्लेट किसकी बदली जाएंगी उत्तर प्रदेश में और बीजेपी में भी आने वाला वक्त तो बताएगा ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।